कांग्रेस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को बड़ा बयान दिया। 2 दिन के असम दौरे पर पहुंचे मोहन भागवत ने कहा 1930 के बाद मुस्लिम आबादी पूरी प्लानिंग के तहत बढ़ाई गई। इसके पीछे मंशा बंगाल असम को भी अलग करने की थी। मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान सीए एनआरसी से डरे नहीं, इसे हिंदू मुस्लिम विभाजन जैसा दिखाना सियासी साजिश है। ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के सीए एनआरसी पर दिए गए बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और अलग अलग बयान के मतलब निकाले जा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भागवत के बयान से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने जो कहा सच कहा। हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो कहा है एकदम वो सच बात है कि राजनीतिक हितों के लिए इस देश में कांग्रेस हो या अन्य कोई भाजपा विरोधी दल हो, वह सदा चाहे वो एनआरसी का हो चाहे सीए का हो, ये ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और जिससे सब लोग जानते हैं कि इससे किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। जिन पर प्रभाव पड़ना है वो पड़ना चाहिए। कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए यूपी सरकार आगे आई है। आज सीएम योगी ऐसे ही निराश्रित बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में लोक भवन के सभागार में किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। मयूर शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं लखनऊ से, उनका रुख कर लेते हैं। मयूर, बहुत जरूरी है ऐसे बच्चों के लिए सरकार आगे आए और आज मुख्यमंत्री ये जरूरी योजना जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। कितने बजे ये कार्यक्रम है और किस तरीके से इस योजना को आगे लेकर जाया जाएगा? बिल्कुल सपना, देखिए बाल सेवा योजना इसका नाम है और दोपहर को 12 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस योजना की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने दूसरी लहर में अपने माँ बाप को खो दिया और वो पूरी तरह किसी और के ऊपर निराश्रित हो गए। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए ये एक सपना साकार होने जैसा होगा कि जो बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने का सपना देखते थे और उनके माता पिता बीच में उन्हें छोड़ के चले गए, तो उनके लिए अब यूपी सरकार आगे आई है और उनको जो है स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाएगी, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और कहीं ना कहीं जो बच्चियां सेकेंड फेज में अनाथ हो गई हैं तो उनकी शादी की जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी और लगभग 1 लाख रुपए उसके तहत दिया जाएगा। तो इस पूरी योजना का नाम बाल सेवा योजना दिया गया है, जिसके तहत आज इसकी शुरुआत 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल करेंगे। तो इससे हजारों जो बच्चे अनाथ हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और उनका जो फ्यूचर है, जो उनका कैरियर है, वो कहीं ना कहीं अभी से ब्राइट होने वाला है। सपना, लौटेंगे आपके पास में और जानकारी आपसे बाकी खबरों पर लेंगे। और बहुत जरूरी है ऐसे बच्चों का ख्याल रखा जाए और सरकार आगे आई है। अब किस तरीके से इस योजना का क्रियान्वयन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। यूपी में भूजल के महत्व, संरक्षण और संवर्धन के लिए अब जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और जिसका समापन आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। समापन समारोह में सीएम योगी भी शिरकत करेंगे। 16 से 22 जुलाई तक इससे चलाया गया अभियान में लोगों को भूजल के महत्व, संरक्षण, संवर्धन के बारे में बताया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले इस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। यूपी में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई। यूपी के 75 जिलों में पहली बार कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 100 से कम पहुंच गई है। जिन 3 जिलों में एक्टिव केस की संख्या 100 के करीब है उनमें कुशीनगर, प्रयागराज और लखनऊ शामिल है। यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि कोरोना से फ्री हुए चित्रकूट और शामली में फिर से केस मिलने लगे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो यूपी में 1036 कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना के नए केस ना बढ़े, इसके लिए सीएम योगी ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। मयूर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से बने हुए हैं। मयूर, लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, टेस्ट, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, अभी भी इसी फॉर्मूले पर सरकार बनी हुई है। लेकिन चित्रकूट और शामली से खबर अच्छी नहीं है, यहां एक बार फिर से मामले बढ़ने लगे हैं।
बिल्कुल सपना, देखिए कि उत्तर प्रदेश में पहली बार अभी ऐसा हुआ है सेकेंड फेज के बाद, जब यूपी के सभी 75 जिलों में जो एक्टिव केसेस हैं वो 100 से नीचे आ चुके हैं, और वहीं 7 जिले ऐसे भी हैं जहां पर एक्टिव केसेस बिल्कुल जीरो हैं। और अगर हम टोटल संख्या की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1036 एक्टिव केसेस इस समय है। लेकिन एक चिंता की बात यह भी है कि चित्रकूट और शामली जो पूरी तरह कोरोना से मुक्त हो चुका था, जहां एक भी एक्टिव केस नहीं थे, वहां फिर से एक्टिव केसेस जो है आना शुरू हो गए हैं। और अगर बात की जाती है तीसरी लहर की, जो कि दस्तक देने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों से ये बात कहते हैं और आग्रह करते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, और बिल्कुल लापरवाही इस समय नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड फेज से भले ही यूपी जो है उबर चुका है, और जो 3T की आप बात कर रही हैं, 3T टेस्टिंग की, वो बहुत कारगर साबित हुई है, जो फॉर्मूला है योगी आदित्यनाथ का। लेकिन अभी जरूरी यह है कि जब अगस्त में या सितंबर में तीसरी लहर की आने की बात कही जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि और भी घातक हो सकता है, तो अभी से सतर्क रहने की जरूरत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पहले ही आगाह कर दिया है इस बात को लेकर कि अगर लोग लापरवाही बरतेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर और पहले आ सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 24 से 25 करोड़ पॉपुलेशन है, उसके लिहाज से यह आंकड़ा बहुत कम है अगर दूसरे राज्यों से हम कंपेयर करें। लेकिन जरूरी यह है कि लोगों को अपने हिसाब से इसमें देखना होगा कि तीसरी लहर आने से पहले वो अपने आप को किस तरीके से तैयार करते हैं। जरूरी यह है कि लोग वैक्सीन लगवाएं और अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर कर सके। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में बहुत कम हुए हैं। जनता की बनती है, सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है। अगर जनता उसमें भागीदारी नहीं दिखाती है, अब जनता की जिम्मेदारी भी उतनी और सरकार को भी उतना ही सजग रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर आपका तमाम जानकारी के लिए। लोक भवन में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 29 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। इसकी जानकारी यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने देते हुए बताया कि अब दिव्यांगों की नियुक्ति आरक्षण के हिसाब से डायरेक्ट की जाएगी। इसका प्रस्ताव पास कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने 2011 में दिव्यांगों के आरक्षण के लिए 3% का प्रावधान किया था। 2016 में इसको यूपी में लागू किया गया था। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि आज हुई बैठक में 29 अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जनपद अयोध्या से संबंधित 3 लोक निर्माण विभाग के कार्य हैं। श्रद्धालुओं की जो संख्या आने का अनुमान है, साथ ही साथ वहां पर्यटन की दृष्टि से भी उसका एक स्थान बनेगा। तो उन सब चीजों को देखते हुए यातायात अच्छा हो और उसमें कठिनाइयां ना पैदा हो, उस दृष्टि से वहां पर बाईपास तैयार कर रहे हैं, चौड़ीकरण कर रहे हैं, और जिससे कि आने जाने में आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। यूपी की योगी सरकार लोगों को फ्री वाईफाई सुविधा देने जा रही है। 2017 शहरों में सार्वजनिक स्थान चिन्हित हो रहे हैं। सरकार 17 नगर निगम वाले शहरों समेत कुल 217 जगह में मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। बड़े शहर में 2 स्थानों पर और छोटे शहरों में 1 जगह पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन और फिरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों के अलावा 200 नगर पालिका परिषद वाले शहरों में भी फ्री वाईफाई की सुविधा देगी। फ्री वाईफाई की सुविधा खासकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील, कचहरी, ब्लॉक और रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास दी जाएगी। इसके लिए स्थान चिन्हित करने के लिए कह दिया गया है। सहारनपुर में पान बेचने वाले शख्स की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया। मामला जिले के थाना मिर्जापुर क्षेत्र का है। आरोप है कि पान बेचने वाले की पिटाई के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बताया जा रहा है कि सिगरेट के पैसे नहीं देने पर विवाद हुआ था। नाराज शख्स ने अपने भाइयों को बुलाकर पान सिगरेट बेचने वाले की बुरी तरह से पिटाई की है। आगरा के मणपुरम बैंक डकैती मामले में एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। 25,000 के इनामी बदमाश प्रभात शर्मा ने कमलानगर थाने में सरेंडर किया। मणिपुरम बैंक में करोड़ों की डकैती को अंजाम दिया गया है। आगरा पुलिस इस डकैती में शामिल 2 बदमाशों को पहले ही ढेर कर चुकी है। आधे से अधिक गोल्ड और कैश की बरामदगी की जा चुकी है। फरार बदमाश नरेंद्र उर्फ लाला पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। फरार अन्य 3 बदमाशों पर 25,000 का इनाम घोषित है।
ये पुलिस के दबाव में सरेंडर किया है। आज ये कमलानगर थाने में दोपहर में आया था और मैं एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब, उनकी पूरी टीम को और इंस्पेक्टर कमलानगर को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना दबाव बनाया हुआ है। क्रिमिनल्स पे लगातार इतनी दबिशें पड़ रही हैं, इतने डोजियर्स भरे जा रहे हैं, इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स बन रही हैं, एक एक आदमी की क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जा रही है, कोर्ट में उनके मुकदमों की जानकारी, उनके वकील, जमानतदार, पैरोकार, हर चीज़ पे हमारी नज़र है। इस दबाव का असर है कि ये आज दोपहर को सरेंडर कर गया है। कुशीनगर के पडरौना में अवैध रूप से संचालित हो रहे अनाथालय पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पिछले 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने अवैध रूप से संचालित अनाथालय का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में डॉक्टर चतुर्वेदी ने अनाथालय को अवैध एवं मानक के विपरीत पाया है, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी एस राजलिंगम एवं प्रमुख सचिव को पत्र लिखा था। डॉक्टर चतुर्वेदी ने जिलाधिकारी के सामने यह प्रश्न खड़ा किया था कि साल 2000 से लेकर अब तक मानक के विपरीत चल रहे इस अनाथालय पर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई। ना ही इसकी जांच हुई है। प्रशासन के अनाथालय पर छापेमारी कर 26 बच्चों को रिहा कराया है। चीज की जानकारी है, उसके बावजूद इन्होंने ऐसा किया। अभी हम ऊपर जब बच्चों को ले जाकर CWC के सामने पेश किया जाएगा और इस हिसाब से नियमानुसार उनका मेडिकल चेकअप कराकर जो है उनको जो है जहां उनकी सुव्यवस्थित ढंग से रखने की व्यवस्था। क्या मामला था, क्यों रेस्क्यू हो रहा है? इसलिए कि इनके पास जो है लीगल पेपर नहीं है। लखनऊ में पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो मंत्री बनवाने और विधायक का टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को दर दबोचा है और आरोपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर मंत्री MLC बनवाने का झांसा देकर पैसे ऐठा करता था। शिकंजे में आए जालसाज फर्जी PA बनकर लोगों से ठगी करते थे। इन आरोपियों ने कई लोगों से एडवांस के नाम पर मोटी रकम ली थी। इस गैंग के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोपियों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में धोखाधड़ी, साजिश और 66 DIT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नोएडा में देश का पहला हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने इसका आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस संस्थान में पढ़ाई के साथ शोध और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर काम होगा। बता दें कि साल 2020-21 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने ट्वीट कर बताया कि भारत की विरासत को ध्यान में रखकर भारतीय विरासत संस्थान को नोएडा में स्थापित करने का निर्णय लिया है। संस्थान में कई पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय सिन्हा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय सिन्हा के निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने इसी मामले में अपना अलग एडवोकेट नियुक्त करने पर महानिदेशक बेसिक शिक्षा को तलब कर लिया है। कोर्ट ने उनको व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने के लिए कहा है। जब उनके कार्यालय का पक्ष रखने के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने नोटिस प्राप्त किया है तो उन किन परिस्थितियों में उन्होंने अलग एडवोकेट पैनल नियुक्त किया। बता दें कि संजय सिन्हा की ओर से अर्जी दाखिल है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के आदेश से संजय सिन्हा को निलंबित कर दिया गया है। 2 अज्ञात लोगों ने याचिका के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और जिसके साथ कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया, जबकि 19 अगस्त 2012 के शासन आदेश के मुताबिक किसी भी शिकायत के साथ शपथ पत्र दाखिल किया जाना जरूरी है। बागपत में पूर्वी यमुना नहर का तटबंध टूटने से किसानों के खेतों में पानी घुस गया। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। पूर्वी यमुना नहर बरसात के पानी की वजह से उफान पर है, जिस वजह से नहर का तटबंध टूटा है। रटोल गांव में ज्वार, धान, गन्ने की फसल जलमग्न हो गई है। खेतों में कई फीट तक पानी भर चुका है। बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।